अगर कृषि को आगे बढ़ावा देना है तो हम सिर्फ जैविक खेती की बात कर रहे हैं, बागवानी की बात कर रहे हैं, मिलेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आवंटन होना चाहिए था कृषि क्षेत्र के लिए वो नहीं दिखाई देता। जो आपकी दो प्रमुख मांगें किसानों की हैं, एक तो ये कि एमएसपी पर लीगल गारंटी दी जाए और दूसरा एमएसपी के दायरे में सभी फसलों को लाया जाए। तो अगर सभी फसलों को लाने की जैसे ही हम बात करते हैं, हमें जो कोल्ड स्टोरेज की चेन है उस पर इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की चेन पर इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट, वो निवेश नहीं दिखाई देता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कि अगर जी। कृषि को वास्तविक में उठाना है तो कृषि कुल बजट में कृषि के लिए पर्याप्त प्रावधान करना था। जी। पिछले समय मात्र शायद 2% के आसपास था, और इसी कारण से केंद्र सरकार के ये आंकड़ों के हिसाब से आज एक किसान को सिर्फ 27 रुपया मिलता है। जी। आप सोच लीजिए, और बाकी कितना कमाते हैं, और किसानों को सिर्फ 27 रुपया। इसी से सिद्ध हो जाता है कि सरकार कृषि के प्रति गंभीर नहीं है। ये तो आंकड़ों का खेल है, आप लोग अच्छी तरह का समझते हैं, किंतु हम किसान, हमारे हाथ में जो आता है, जो अनाज उत्पादन करते हैं, बाजार से जो बिक के आता है, उसी को हम लोग जानते हैं। और दिनों दिन महंगाई की वृद्धि है, अगर थोड़ा बहुत कहीं से आ भी रहा है तो जितनी हमारी आय होती है उससे ज़्यादा लागत में हमारा खर्च हो जाता है। डीजल में बढ़ोतरी, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाई में बढ़ोतरी, इस तरह ये हम लोगों के लिए बहुत बिल्कुल हम नाकाफ़ी मानते हैं इसको। जी बिल्कुल। विजय जी, रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने की बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं। 2.4 लाख करोड़ का जो है बजट एलोकेशन रेलवे के लिए किया गया है। तो हम हालांकि ये उम्मीद कर सकते हैं, डिटेल अभी हमने भी नहीं देखा है, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो रेलवे की अधूरी योजनाएं हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। जैसे जो दुर्गंदल से आगे जगदलपुर की रेल लाइन है उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, या जो नई महत्वाकांक्षी रेल लाइनें प्रपोज्ड थी रायपुर से सरायपाली होते हुए झारसुगुड़ा, या कोरबा से अंबिकापुर को कनेक्ट करना, अंबिकापुर को गढ़वा जंक्शन से कनेक्ट करना, और बिलासपुर से राजनांदगांव तक रेल लाइन बनाना। इस पर क्या होगा ये तो डिटेल आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुपचाप निर्मला सीतारमण ने एक बात और कह दी, उन्होंने कहा सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में निजीकरण को पुश किया जाए। यानी प्राइवेटाइजेशन की बात उन्होंने बड़े गुपचुप तरीके से पासिंग आउट लाइन की तरह एक बार धीरे से कह दी और निकल गई। क्या आपको इन बिटवीन ये बहुत साफ दिखाई देता है कि रेलवे का धीरे धीरे निजीकरण कर दिया जाएगा पूरी तरह? देखिए, निजीकरण का तो हम ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से हमेशा विरोध करते आए हैं। किसी जमाने में दूर संचार का निजीकरण करके उसको दूर संचार निगम बना दिया गया, निजीकरण, विद्युत मंडल का निजीकरण हो गया। जहाँ तक रेलवे की बात है, आप जो बताए कि रायपुर से बस्तर नया रेल लाइन है, या अभी नया रायपुर से रेल लाइन बन के सरायपाली जाने, नए रेल लाइन के लिए तो प्रावधान हो रहा है, लेकिन उसका सिक्का का दूसरा पहलू है कि कितने साले रेल को बंद करके एक नया रेल चालू किया गया, वंदे भारत। वो वंदे भारत में एक तो टिकट बहुत महंगा है, आम आदमी जा नहीं सकता, दूसरा आम आदमी नहीं जाता, इसलिए कई दिन देख रहे हैं हम कि वहाँ सीट खाली रहती है। तो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को लॉस तो है। आंकड़ों के माया जाल में हम फंसे। अभी मैं देख रहा था कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। सिक्का का दूसरा पहलू है, हिंदुस्तान का और छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति कर्ज में डूबा है। अकेले छत्तीसगढ़ राज्य 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है, तो प्रति व्यक्ति हम और आप भी कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आय बढ़ी है। एक तरफ आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट, महिलाएं इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको ब्याज दर में कुछ वृद्धि होगा। कुल मिलाकर के सरकार के पास या बैंक में जनता का या महिला का पैसा आ जाए, उसका उपयोग करें। जैसे हमारा एनपीएस के पैसे को एनएसडीएल कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने अरबों रुपए का यूज किया, तो ये घुमा करके जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता महंगाई को कम करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं दिख रही है। यदि गैस सिलेंडर और पेट्रोल में आप कंट्रोल नहीं करते, महंगाई कम नहीं करते, तो सुई से हवाई जहाज तक हर चीज में वृद्धि होगी। गैस सिलेंडर में वृद्धि हो रहा है, माने खाना भोजन, आप होटल में जाएं, चाट में जाएं, सब में वृद्धि होगा। तो इसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे या कम नहीं करेंगे, पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर, तो महंगाई कहीं भी नहीं रुकेगी। जी रविंद्र ब्रह्मे जी, युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं को इस बजट से काफ़ी अपेक्षाएं थीं, उनकी जो उम्मीदें थीं
उनको लगता था कि हमारे लिए सरकार कुछ बड़ा कर सकती है, हमें नई तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। कुछ चीज़ों की घोषणा जरूर सरकार ने की है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन पर फोकस की बात की गई है, और एक जगह ये भी कहा है कि हम जो है विदेशों में रोजगार के अवसर युवाओं को मिल सकें, इसके लिए भी हम सेंटर्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 3 सेंटर बनाएंगे। लेकिन क्या इस बजट में देश के जो सैकड़ों युवा हैं, लाखों करोड़ों युवा हैं, जो एक बड़ी आबादी हैं, उनके लिए पर्याप्त प्रावधान आपको दिखाई देते हैं? देखिए, जो एजुकेशन का जो बजट है, खासकर एजुकेशन में इसमें जो खर्च किया जा रहा है, उसमें लगभग जो है एजुकेशन में 1.13% जो है वो खर्च है अभी इसके अंतर्गत। ये भी जो है आपका जो है आपके जो उसमें खर्च कर रहे हैं लाख करोड़ रुपए इतना। और जो आपने बात कही है कि इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बात करके उन्होंने कहा कि हम जो है इसमें खास कर जो उस पर जोर है कि स्किल और री स्किलिंग, इसके लिए हम जोर देंगे कि स्किल डेवलपमेंट हो, और इसीलिए इसमें जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज से विकास की बात की गई है, तो उन लोगों के लिए, पढ़े लिखे लिए यूथ के लिए इस प्रकार का प्रावधान स्किलिंग का यहाँ पे किया गया है कि हम, और जो AI डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे, 9 या 10 उन्होंने कहा है वो सेंटर बनेंगे राज्य में जी। तो ये एक अभी तो सेंटर बनेंगे, ये तो लंबी प्रोसेस है, तात्कालिक इसमें कोई रिलीफ नहीं है। तो पूरा ध्यान इस प्रकार से है कि हम किस प्रकार सरकार जानती है कि वो सभी को सरकारी नौकरी में नहीं हो सकती, तो वो स्वरोजगार में आगे बढ़ें, प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट हों। तो ये यूथ को लेकर इसके अंतर्गत जो इनकी पूरी जो स्ट्रेटेजी है, जो स्टार्टअप को पुशअप करने की बात है सभी जगह, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या और दूसरी जगह हो, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा है, उसके माध्यम से भी कैसे विकास हो। तो ये इस माध्यम से जॉब क्रिएशन की बात और यूथ के लिए ये बात कही गई है इस बजट में। जी बिल्कुल। और इस बीच सुनील सुधाकर पांडे जी के पास, जो हमारे संवाददाता हैं, उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी हमें जो है दिखाई दे रही हैं। तो एक बार फिर सुनील के पास चलते हैं, और सुनील, एक बार फिर आप आपके साथ जो महिलाएं मौजूद हैं उनसे बात करिए और देखिए कि क्या उनका कहना है इस बजट के बारे में। एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं, चौथा बजट है उनका, और हर बार वो कुछ ना कुछ नया करती हैं। एक बार बही खाता लेकर आती हैं, एक बार पेपरलेस बजट पेश करती हैं, एक बार सबसे छोटा बजट पेश करती हैं। इस बार जो बजट उन्होंने पेश किया है उसको लेकर उनका क्या कहना है? जी, हमारे साथ देखिए रायपुर शहर के व्यापारी जो केंद्र हैं उनमें से काफी अहम जगहों से हैं आप सभी। कैसे देखते हैं इस बजट को? जो बजट अब पेश हुआ, तो किचन से लेकर के व्यापार तक कैसा लगा? एक महिला वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, तो महिलाओं के लिए क्या खास है? बजट बहुत संतुलित है, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए कुछ विशेष नहीं दिया गया। एक तो रसोई गैस की सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। रसोई गैस में दिक्कत जाती है। महिलाएं 1140 रुपये जब एक सिलेंडर के लिए देती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। और हम उद्यमी महिलाएं हैं, हमें उद्यमी महिलाओं को कुछ भी सहूलियत नहीं दी गई है, जैसे कि हमें व्यापार में और ऑडिट लिमिट बढ़ानी चाहिए हमारी, और हमारी सेविंग्स पे टैक्स कम लगना चाहिए। 5 से 7 लाख किया है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए उन्हें थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगी कि 23-24 में ये इस बात पर ध्यान दिया जाए और महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाए। हमने ये सोचा था कि एक महिला जब बजट पेश करती है तो बैलेंस्ड होगा। जैसे घर में हम लोग बैलेंस बनाते हैं, वो बैलेंस तो हमें दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि थोड़े से हम ठगे रह गए। हमको और ज़्यादा उम्मीद थी बजट पे। अब जैसे आप रेल को ले लें, आप रेलवेज में आप गाड़ी के डब्बे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सुविधा क्या है? महिला की सुरक्षा की, डॉक्टर्स की, एंड आप बोगी कितनी बढ़ा रहे हैं, वहाँ क्या सुविधा रखेंगे महिलाओं के लिए? ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं जो अनसुलझे रह गए या अभी तक स्क्रीन पे आए नहीं हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल जब हम इस बजट को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आपने हमें और क्या सुविधा प्रदान कर दी। आप क्या कहेंगी महिलाओं को लेकर के इस बजट में?
महिलाओं को लेके बजट में तो मैं कहूंगी कि जैसे रेलवे में सब कुछ बढ़ाया जा रहा है, सुरक्षाएं दी जा रही है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुरक्षा होना चाहिए, जैसे सैनिटरी पैड वगैरह की, क्योंकि अचानक होने से महिलाएं, लड़कियां जो है थोड़ी असुरक्षित हो जाती है वहां पर, तो उसके लिए सुविधा की जाए। शहरों में जो है वहाँ महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था अच्छे से कराई जाए, जैसे मार्केट है, इधर है, वहाँ सभी जगह पर महिलाओं को देखते हुए थोड़ा सा विशेष प्रावधान रखा जाए, जिसमें और लोन वगैरह की जो सुविधाएं हैं उसमें भी महिलाओं को काफ़ी अच्छा ये मिलना चाहिए, मेरी ये उम्मीद करती हूँ मैं। महिलाओं के लिए बहुत वो है कि एक टॉयलेट की समस्या बहुत रहती है हर जगह, मतलब टॉयलेट का मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, तब कि यंग लड़कियों को निकलने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। और मैं तो साथ में ये भी कहूँगी कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी वो नहीं किया गया है इस बजट के अंदर। सीनियर सिटीजन को मतलब सुविधाएं मिलनी चाहिए, जबकि रेलवे में भी बंद कर दिया गया है अभी उनकी हर तरीके से। गैस की समस्याएं तो है ही, और सोना चांदी इतना महंगा कर दिया गया है कि जिनके 2-2, 3-3 लड़कियां हो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा शादियां करना, और कुछ भी बेटी को दिया जाता है वो कुछ नहीं दिया जाएगा। मैं सुनीला अग्रवाल, उपाध्यक्ष महिला चैम्बर से। मैं ये बोलना चाहूँगी कि बजट तो संतुलित है, काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन आगे बजट में और क्या होना चाहिए वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बजट में जैसे टॉयलेट का रहता है, बाकी संतुलित नहीं है।